आज हमारा टॉपिक है बैलेंस शीट। हम पीछे क्लास में डाले हैं और बताए हैं कि जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस, ये तीन चीज जब हम बनाते हैं, जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस, तो ये हमें ये बताता नहीं है कि हमारे बिजनेस में क्या परिणाम है, लाभ हुआ, हानि हुआ या बिजनेस का स्थिति क्या है। तो लाभ, हानि या बिजनेस की स्थिति को जानने के लिए हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट, जिसके अंतर्गत फाइनल अकाउंट क्या होता है वो हम पीछे के वीडियो में डाले हैं और क्लास में भी बताए हैं। जिसके अंतर्गत हम फर्स्ट बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, सेकेंड बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा पोजीशन हमारा होता है बैलेंस शीट। इस दोनों का फॉर्मेट और क्वेश्चन हम बता चुके हैं। अभी बैलेंस शीट, ध्यान देना, एक महत्वपूर्ण बात यह है, लिखना बंद कर दो। महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रेडिंग और पीएल का अकाउंट हम जब बनाए थे तो यहां पे पार्टिकुलर अमाउंट, इधर डीआर, इधर सीआर, यहां टू और यहां बाई का प्रयोग किए थे। अभी बैलेंस शीट में पार्टिकुलर नहीं लिखे हैं, इधर कैपिटल और लायबिलिटीज, इधर एसेट और प्रॉपर्टी, डीआर सीआर नहीं है, टू और बाई नहीं है। इसके अतिरिक्त ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में यहां ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ये फॉर द ईयर एंडिंग लिखे थे, यहां लिखा गया है एज ऑन। ये सब क्या है? पहला चीज जरूरी है कि ये लिखने का जो शैली चेंज हुआ, ये क्या है, क्यों चेंज हुआ, है ना? क्योंकि कहीं भी इंटरव्यू में आपसे प्रैक्टिकल नहीं बनवाया जाएगा, वहां पे आपसे ओरल यही सब पूछा जाएगा। बैलेंस शीट में हम एज ऑन का प्रयोग क्यों करते हैं, बैलेंस शीट में टू बाई का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं, बैलेंस शीट में पार्टिकुलर क्यों नहीं लिखते हैं, क्या है जवाब? तो ये चीज पहला चीज है, ध्यान दें। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारे द्वारा दिन प्रतिदिन किए गए बिजनेस का क्या परिणाम रहा, अर्थात बिजनेस में हम कुल कितने का खरीद किए, कितने का बिक्री किए, किसको कितना पैसा दिए, किसके यहां मेरा कितना बाकी है, किससे हमको कितना लेना है, ये हम हिसाब किताब तैयार करते हैं, ठीक है? और वो हमारा पूरे साल का होता है। हम अपने बिजनेस में क्या क्या ट्रांजैक्शन किए उसको लिखने के लिए ट्रेडिंग, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट तैयार करते हैं। तो वो हमारा हिसाब किताब है और वो पूरे साल का होता है, इसीलिए हम उसमें फॉर द ईयर एंडिंग का प्रयोग करते हैं। फॉर द ईयर एंडिंग मतलब हम जिस साल के लिए काम कर रहे हैं उस साल का पूरे का वो विवरण है, इसीलिए वहां फॉर द ईयर एंडिंग लिखते हैं। अब पार्टिकुलर लिखते हैं इसीलिए कि वो हमारा हिसाब का विवरण है कि हम कुल कितना खरीदे, कितना बेचे, कितना उधार खरीदे, कितना नगद खरीदे, कितना उधार बेचे, कितना नगद बेचे, किसके यहाँ क्या बकाया है, किसे क्या लेना है, कितना रेंट दिए तो कितना किराया दिए, कितना बिजली बिल का भुगतान किए। ये हम जो भी अपने दिनचर्या में काम किए एक बिजनेस का, उसको लिखते हैं। और बिजनेस में एक्सपेंस भी होता है और इनकम भी होता है, और ये दोनों नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट का सूत्र होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इसीलिए हिसाब किताब को डेबिट और क्रेडिट दो भाग में बांटते हैं, और एक्सपेंसेस को डेबिट में लिखते हैं, इनकम को क्रेडिट में लिखते हैं, क्योंकि ये हमारा हिसाब किताब है, एज ए लेजर अकाउंट है ना? आज हम कर रहे हैं बैलेंस शीट, जिसमें हम एज ऑन लिखें। एज ऑन लिखने का मतलब है कि हम जब वो हिसाब बना रहे हैं, जिस दिन, उसका मान्यता उसी दिन तक है। जैसे ही तारीख बदल जाएगा वो फिगर नहीं रहेगा, हमारे बिजनेस का वो फिगर बदल जाएगा। जैसे ही तारीख बदलेगा, कल्पना करो
अभी हमारे पास कैश, आज हम हिसाब बना रहे हैं तो आज हमारे पास कैश यहां सपोज करो 5,000 रुपया है। अभी हमारे पास 5,000, आज का दिन खत्म हो गया तो कल भी 5,000 रहेगा, इसका कोई गारंटी है? कल भी हमारे पास कैश 5,000 रहेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। बैंक में रुपया आज जो है वही कल भी रहेगा, सेम, कहना मुश्किल है। इसीलिए इसमें एज ऑन लिखते हैं, क्योंकि ये हम जिस दिन बना रहे हैं उसी दिन का हमारे बिजनेस का विवरण है। डेट जैसे ही बदल जाएगा विवरण बदल जाएगा। तो ये हमारे हिसाब का, हमारे बिजनेस का एक विवरण है जो बताता है कि आज के डेट में अगर हम बिजनेस का हिसाब किताब बना रहे हैं, बिजनेस का ये विवरण पत्र तैयार कर रहे हैं, तो आज के डेट में हमारे पास विद्यमान कुल एसेट्स और प्रॉपर्टी हमारे पास विद्यमान कुल कैपिटल और लायबिलिटीज के बराबर है या नहीं है। इसका काम है कि कैपिटल और लायबिलिटीज, एसेट्स और प्रॉपर्टी दोनों बराबर होना चाहिए। अर्थात हमारे पास विद्यमान एसेट्स एंड प्रॉपर्टी कुल कैपिटल और लायबिलिटीज के बराबर है या नहीं है, इस चीज को स्पष्ट करने के लिए ये चीज बनाते हैं। इसीलिए यह हिसाब किताब नहीं है, यह एक विवरण है। और विवरण में डेबिट और क्रेडिट नहीं होता है, विवरण में टू और बाय का प्रयोग नहीं होता है। इसीलिए इसमें हम टू और बाय का प्रयोग नहीं करते हैं, फॉर द ईयर एंडिंग नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये पूरे साल के लिए नहीं होता है, ये हम जिस दिन बना रहे हैं उसी दिन के लिए मान्य है। ठीक है, तो इसमें हम एज ऑन लिखते हैं। अब इसको दो भाग में बांटते हैं, एक तरफ कैपिटल एंड लायबिलिटीज, दूसरी तरफ एसेट्स एंड प्रॉपर्टी। दाहिने तरफ कैपिटल लायबिलिटीज, बाएं तरफ एसेट्स लायबिलिटीज। कैपिटल लायबिलिटीज में जो हम लिखते हैं, सबसे पहले कैपिटल। कैपिटल में यदि एडजस्टमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, प्रश्न में यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो वो पीएल अकाउंट के डेबिट भाग में लिखाएगा। एडजस्टमेंट में अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट है तो वो यहां ऐड होगा। फिर प्रॉफिट अकाउंट से नेट प्रॉफिट आया है तो यहां ऐड होगा। इसमें से घटेगा ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो एडजस्टमेंट में होगा, प्रश्न में होगा तो नहीं घटेगा। ठीक है, नेट लॉस, प्रॉफिट के जगह यदि नेट लॉस हो गया और किसी भी एक क्वेश्चन में एक ही चीज होगा, या तो नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस, दोनों चीज एक क्वेश्चन में नहीं होगा। तो नेट लॉस यदि है तो घटेगा, एलआईसी है तो घटेगा, इनकम टैक्स है तो घटेगा। और एडजस्टमेंट में यदि लाइन लिखे हुए है गुड्स यूज बाय प्रोप्राइटर या कैश यूज बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, डोमेस्टिक वर्ग के लिए पैसा या गुड्स का प्रयोग कर लिया, तो ये भी यहां कैपिटल में से घटेगा। इतना में से जो चीज रहेगा वो घटेगा, जो नहीं रहेगा वो नहीं घटेगा। इस जोड़ घटाव के बाद जो अमाउंट आएगा वो हम अमाउंट कॉलम में लेके आएंगे। फिर इधर क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, लोन, लोन एंड एडवांस, प्रीपेड इनकम, मॉर्गेज, अनअर्न्ड इनकम। इसके आगे आप लिख सकते हैं वाइफ्स लोन। अगर जेंट्स का बिजनेस है, ऑनर जेंट्स है, तो वो वाइफ्स लोन लिख सकता है। अगर उसके पत्नी का बिजनेस है तो वो हस्बैंड लोन, अगर हस्बैंड से पैसा लिया है तो हस्बैंड लोन लिख सकता है। आजकल नया चलन में आ गया है। ठीक है, वाइफ्स लोन पहले से था, लेकिन हस्बैंड लोन क्योंकि अभी लेडीज का बिजनेस बढ़ रहा है तो हो सकता है उसको पैसा का आवश्यकता है तो वो हस्बैंड से ले ले, है ना। तो वहां पे यहाँ पे हस्बैंड लोन, वाइफ्स लोन आप लिख सकते हैं। ठीक है, यानी लोन किसी भी कैटेगरी का हो वो लायबिलिटीज भाग में लिखेंगे। ब्रदर्स लोन, सिस्टर लोन हो सकता है, आम जीवन में भी हम लेते हैं एक दूसरे से, है ना। और बिजनेस वाला भी लेता है तो वो जिससे पैसा लिया है उसका नाम करके यहां लिख सकता है। इस तरफ कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इसके बदले सीधा लिख सकता है कैश या बैंक। फिर प्लांट एंड मशीन, हम दोनों साथ लिखे हैं, क्वेश्चन में अलग अलग भी रहता है, प्लांट अलग मशीन अलग। फिर फर्नीचर, फर्नीचर की जगह फर्नीचर एंड फिटिंग्स करके भी लिख देता है। पिक्चर्स, लूज टूल्स, इक्विपमेंट, लैंड, बिल्डिंग, इसको साथ भी लिख देता है लैंड एंड बिल्डिंग। हम अलग इसीलिए किए हैं कि ध्यान दें, लैंड एक ऐसा चीज है, दुनिया में जितना चीज है एसेट सब पर डिप्रिसिएशन सामान्यतः लगता है, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के। डिप्रिसिएशन सभी आइटम पे लगता है, सभी एसेट पे। लैंड एक ऐसा फिक्स एसेट है जिस पर डिप्रिसिएशन नहीं होता। आज जो भूमि हम 1 लाख का खरीदे हैं,
कल 1,05,000 में बिकेगा, 95,000 में नहीं बिक सकता है। भूमि का कीमत कभी भी बैक नहीं जाएगा। अब ऐसा है कि उस हो के कहीं नदी खुल जाए तो हमारा जमीन नदी में समा जाए, वो अलग बात है ना, वो अपवाद है। सामान्य केस में भूमि का कीमत घटता नहीं है, इसीलिए भूमि में डिप्रिसिएशन नहीं लगता है, ध्यान रखिएगा। पढ़ने के लिए सवाल में दे दे वो अलग बात है, लेकिन भूमि एक ऐसा चीज है जिसपे डिप्रिसिएशन नहीं लगता है। बिल्डिंग, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, प्रोमिसेज, एक्सटेंशन ऑफ एसेट। एक्सटेंशन हम यहां लिखे हैं इसीलिए विस्तार। सपोज करो कि ये एक रूम है, छोटा सा रूम मान लो है, हमको इसको बढ़ा देना है। दो बगल में एक रूम था, वो ले लिए हम, उसमें उसको अटैच कर लिया अपने रूम के साथ, तो क्या हुआ, हमारा रूम बढ़ा, तो हमारा प्रॉपर्टी विस्तार हो गया। तो एक्स जब हम किसी भी प्रॉपर्टी में बढ़त करते हैं तो वो भी हमारा एसेट होता है। जैसे हमारा कैंपस अभी मान लो 20x10 का है, बगल वाला कोई हटा रहा था अपना, हमको दे दिया, और उसका भी 20x10 का था, हमको दे दिया, अब हमारा कितना बढ़ के हो गया, 20x40 का ना। तो एक्सटेंशन जब हम विस्तार करते हैं तो वो अभी हमारा एसेट हो जाता है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग इनकम, एक्यूड इनकम, लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक मतलब कुछ लोग शौक से अच्छा नस्ल का कुत्ता रखते हैं, वो हमारा लाइव स्टॉक। घोड़ा रखते हैं, वो हमारा लाइव स्टॉक है ना। इसके बाद हॉर्स एंड कार्ड्स, संडी डेटर्स, संडी डेटर का दूसरा नाम बुक डेट्स होता है। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, इतना कुछ इधर आता है। और दोनों तरफ लिखने के बाद रूल्स कहता है कि ये अमाउंट मिल जाना चाहिए, अगर नहीं मिला तो हमारा सवाल गलत। ठीक है, तो इसको रिपीट करेंगे तभी आपका फाइनल अकाउंट पूरा होगा, नहीं तो ट्रेडिंग पीएल किसी तरह बन ही जाएगा, बैलेंस शीट में आके लोग फंसते रहता है ना। तो इस फॉर्मेट को लिखें और इससे आगे का काम करें। इसको रोको, बंद कर दो।